हेलो बच्चों आज की वीडियो है बहुत ही स्पेशल उन बच्चों के लिए जो अपने क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं और जो जून 2021 में अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम देंगे। सीए फाउंडेशन का एग्जाम आपका 24 जून से स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ पूरा रोड मैप कि अब आप कैसे अपने आगे की तैयारी करेंगे 24 जून तक। तो बच्चों आपके लिए सबसे पहले जो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर यानी आईसीएआई की वेबसाइट के अंदर एक लेवल 1 और लेवल 2 जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम है उसके कुछ परसेंटेज दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू आईसीएआई, वो मैं यहां पर सबसे पहले उससे शुरुआत करूंगा। अकाउंट्स का पेपर जो है वो 10% लेवल 1 का होता है, 90% लेवल 2 का होता है। लॉ का पेपर 55% लेवल 1 का होता है, 45% लेवल 2 का होता है। बीसीआर या इंग्लिश का पेपर 100% लेवल 1 का होता है। क्यूए का पेपर 100% लेवल 2 का होता है। इकोनॉमिक्स का पेपर 45% लेवल 1 का होता है, 55% लेवल 2 का होता है। और बीसी के कमर्शियल नॉलेज का पेपर 100% लेवल 1 का होता है। ये इंस्टीट्यूट ने ही अपनी वेबसाइट पर ऑफिशियली दे रखा है, ठीक है। अब सवाल ये आता है सबसे पहले तो कि लेवल 1 क्या है और लेवल 2 क्या है ना। लेवल 1 का क्या मतलब है और लेवल 2 का क्या मतलब है, तो बड़ी सरल भाषा में समझा देता हूं। लेवल 1 का मतलब होता है जहां पर आपको नॉलेज बेस्ड टेस्ट किया जाता है, ठीक है, नॉलेज बेस्ड। अब नॉलेज बेस्ड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा कि चलो बच्चों बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आप में से बहुत सारे बच्चे बता देंगे कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं कहूंगा ठीक है, दिस इज नॉलेज बेस्ड, इसको नाम देते हैं लेवल 1। लेकिन लेवल 2 जो होता है, लेवल 2 का मतलब होता है एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड यानी कि जिसमें आपसे डायरेक्ट कोई फॉर्मूला या डायरेक्ट कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसको सॉल्व करना पड़ता है अप्लाइंग द फॉर्मूला विच यू हैव लर्नड। यानी कि जैसे मैथमेटिक्स में कोई एक अजीब सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है जिसके अंदर मुझे a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब फॉर्मूला याद तो सबको होगा, नॉलेज तो सबको होगी, पर उसको अप्लाई हर कोई नहीं कर पाता। तो यानी कि सिंपल भाषा में अगर आप देखें तो लेवल 1 जो है मतलब सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन कह लो या नॉलेज बेस्ड कह लो, और लेवल 2 का मतलब हो गया एप्लीकेशन बेस्ड, जिसमें आपको थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। ये है मतलब लेवल 1 और लेवल 2 का। अब ह्यूमन साइकोलॉजी को इसमें जोड़ते हैं, या बच्चे की मतलब जो एक सिंपल हर व्यक्ति का जो मानसिक एक काम एक पावर होती है, अगर उसको इसमें फिट करें तो नॉलेज बेस्ड जो होता है वो थोड़ा कंपैरेटिवली आसान होता है। वो आप मान लेते हैं आज कोई चीज पढ़ते हो या रटते हो या कुछ भी, आज आपने कुछ पढ़ा और कल आपका फॉर एग्जाम्पल एग्जाम है, तो भी आप आसानी से पास हो सकते हो अगर पेपर नॉलेज बेस्ड है। कैसे? आपको पता है ये 5 पन्ने हैं, मैं फटाफट इन्हें पढ़ूंगा, इन्हें रटूंगा या इन्हें लर्न कर लूंगा मेन पॉइंट्स को, कल एग्जाम में मुझसे यही पूछेगा और मैं लिख दूंगा। तो जो भी नॉलेज बेस्ड चीज होती है वो एग्जाम से पहले तुरंत 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले भी पढ़ के आसानी से कवर की जा सकती है। आप इसको आसानी से कर सकते हो। जैसे a प्लस बी का फॉर्मूला जो मैंने कहा होल स्क्वायर का, तो उसको कोई भी बच्चा 1 रात पहले लर्न कर सकता है और अगले दिन एग्जाम में लिख सकता है। लेकिन जब पेपर एप्लीकेशन बेस्ड होता है या जब आपका टेस्ट एप्लीकेशन बेस्ड होता है, वो कभी भी एग्जाम से 1 रात पहले या 1 हफ्ता पहले तैयार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। इसके लिए आपको समय ज्यादा देना पड़ता है, इसमें आपको समय ज्यादा देना पड़ता है क्योंकि ये मांगता है प्रैक्टिस। एप्लीकेशन सीखना कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। एप्लीकेशन सीखने के लिए लगती है प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस। कुछ फेलियर्स होते हैं तब धीरे धीरे हम सीख पाते हैं, ओ कि ये ऐसे करना होता है ना। तो इसी तरह से लेवल 1 मतलब कि ऐसी चीजें जो एग्जाम से 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर पहले भी पढ़ के करी जा सकती हैं, और लेवल 2 मतलब ये वो चीजें जो एग्जाम से 1-2 दिन पहले या हफ्ते भर पहले नहीं,
आपको थोड़ा और पहले प्रिपेयर करनी पड़ेंगी अच्छे से, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ लेवल 1 एंड लेवल 2 अकॉर्डिंग टू ICAI। तो पहले यहां तक की मेरी बात अगर क्लियर है तो मुझे भेजो थम्स अप। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हमारे ICAI ने खुद बता रखा है कि हम कितना नॉलेज बेस्ड पूछने वाले हैं और कितना हम एप्लीकेशन बेस्ड पूछने वाले हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि आपके एग्जाम हैं पहले तो मई में, और उसके बाद आप लगा लो 1 मई से पूरा मई का महीना तो खत्म ही हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 जून मान लो आपका जो लास्ट पेपर अगर मैथ्स का 31 मई को भी होता है, और 24 मई को आपको CA फाउंडेशन का एग्जाम देना है। तो आपके पास मोटा मोटा 3 हफ्ते का टोटल टाइम रहेगा, बोर्ड्स खत्म होने के बाद से लेकर पेपर के होने तक 3 हफ्ते का आपके पास टाइम रहने वाला है, ठीक है। अब देखो हमें कैसे प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब देखो आप BCR, इसमें ICAI ने लिखा है 100% लेवल 1, यानी कि BCR जो होगा वो पूरा का पूरा पेपर ऑलमोस्ट नॉलेज बेस्ड होगा। तो नॉलेज बेस्ड में हमने क्या बताया था अभी कि इसको आप एग्जाम से 2 दिन 4 दिन या हफ्ते भर 10 दिन पहले भी पढ़ के एग्जाम में तुरंत जाकर लिख सकते हो, इसमें दिमाग लगाने का ज्यादा कुछ नहीं आता। इसी प्रकार कमर्शियल नॉलेज, इसमें भी ICAI ने लिख रखा है 100% लेवल 1। इसका मतलब इसमें भी आपको सिर्फ पढ़ना है, याद करना है मतलब, और एग्जाम में जाके पेपर दे देना है, और इसमें भी कोई एप्लीकेशन बेस्ड आपसे नहीं पूछा जाएगा, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास समय है लिमिटेड, बोर्ड्स की भी तैयारी में लगना है, और बोर्ड्स के बाद सिर्फ 3 हफ्ते का टाइम मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू लेवल 1 लेवल 2 कॉन्सेप्ट जो ICAI ने हमें दिया, हम इस BCR और BCK इन दोनों पेपर्स को, क्योंकि ये पूरे के पूरे लेवल 1 पर ही आधारित आने वाले हैं, इनको अभी से पढ़ेंगे अगर और बाद में भूल गए तो कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। इनको आप अपने एग्जाम के बाद का जो समय है उसके लिए बचा के रखें, उस दौरान में ही इन दोनों सब्जेक्ट्स को करना मेरे हिसाब से, क्योंकि दीज आर लेवल 1 पेपर, यानी कि आसान पेपर है, जस्ट रीड करना है, याद रखना है, अगले दिन एग्जाम में जाके वो उड़ेल देना है। तो कोई इसमें आपको बुद्धि की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो ये दोनों पेपर तो अब हमें कब पढ़ने हैं, अब इसकी जो भी तैयारी होगी वो कब होगी, आफ्टर 12th एग्जाम, आफ्टर 12th एग्जाम। और अगर किसी बच्चे ने पढ़ रखा है इसमें भी तो बहुत अच्छा, आपके लिए सोने पे सुहागा वाली बात है। तो मतलब उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि सर पढ़ रखा है तो क्या आप उसको भूल जाएं जबरदस्ती, नहीं, भूलना भूलना कुछ नहीं है। अब जो भी इसमें आपको चाहे रिवाइज करना हो, चाहे नया पढ़ना हो, चाहे कुछ भी करना हो, अब ये हम बोर्ड्स एग्जाम के बाद करेंगे। तो फिलहाल हम अब ऐसा करते हैं, इसको कट कर देते हैं, यानी ये हमारा और ये हमारा, ये तो पढ़ने के लिए जो है ये चला गया सीधा एग्जाम के बाद, क्योंकि ये लेवल 1 का पेपर आने वाला है, मुझे पता है ये आसान होगा, तो इसकी अब मुझे टेंशन नहीं लेनी। तो इन दोनों को तो हटा दो, अब बाकी के लिए प्लानिंग करेंगे। इन दोनों की मुझे टेंशन लेनी ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों इजी पेपर आएंगे, ये ICAI ने खुद कह दिया। चलो ठीक है, अब ये बताओ, अब अगर आप अभी तक का डिस्कशन समझे, कौन से सब्जेक्ट जो हैं, अब आप बताओ, ऐसे हैं जिसमें आपको अब ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, खुद बताओ, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें अब आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ICAI कि वो कैसे क्वेश्चन पूछने वाला है, किस सब्जेक्ट में अब आपको अभी से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, बताइए जी। हाँ बिल्कुल राइट, सबने सही पकड़ा। मतलब अब मैं अगर इंपॉर्टेंस की बात करूं समय के हिसाब से, लेवल 1 लेवल 2 के हिसाब से, बाकी इंडिविजुअल चॉइसेस की बात नहीं कर रहा हूं, CA इंस्टीट्यूट के लेवल 1 और लेवल 2 के पैरामीटर के हिसाब से अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं, तो भाई अकाउंट्स में कह रहा है कि भाई 90% पेपर लेवल 2 का होगा, और QA में तो कह रहा है हम पूरा ही एप्लीकेशन, क्योंकि भाई बाय डिफॉल्ट QA तो होता ही एप्लीकेशन बेस्ड है सब्जेक्ट है ना, तो इसीलिए मैथ्स की तो बात ही हम यही करेंगे। तो अब इसका मतलब ये ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे या ये ऐसे पेपर्स होंगे जिसमें ऑलमोस्ट पूरा पेपर लेवल 2 यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड होने वाला है। और एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब है कि मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखकर,
ये पेपर्स आप 12th के एग्जाम के बाद के 3 हफ्ते के लिए नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ोगे तो बहुत कम तैयारी करके ही एग्जाम में जाओगे, यानी कि गैम्बल लेकर जाओगे, पास भी कर सकते हो, फेल भी हो सकते हो, तो वो हमको नहीं करना। तो अभी टॉप प्रायोरिटी की अगर बात करें तो अकाउंट्स और क्यूए, ये हमारे आ गए टॉप प्रायोरिटी पर। और थोड़ा सा लेसर प्रायोरिटी, क्योंकि 50-50% भी लॉ में भी लगभग आधा पेपर लेवल 2 का है और इको में भी आधा पेपर लेवल 2 का है, तो वो भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, थोड़े से लेस प्रायोरिटी के साथ। तो ये है पहले हमारा। अब आगे प्लानिंग करने से आगे प्लानिंग पे बढ़ेंगे कि भाई कैसे अब हमें अपने समय में इन चीजों की पढ़ाई करनी है, और इन दोनों को तो हम अब पढ़ेंगे 12th के बाद। तो उस पर अब आगे की मैं चर्चा शुरू करूंगा आपके साथ। तो अब देखो जी, मैंने अपने हिसाब से, आप थोड़ा सा बढ़ा घटा सकते हैं, मैंने ये सोचा कि 22 अप्रैल तक मोटा मोटा आपको अपने सीए फाउंडेशन को समय देना चाहिए। अब जाहिर सी बात है 22 अप्रैल तक, यानी कि अभी आपके पास ऑलमोस्ट 1.25 महीना जो है, उसमें आप ऐसा तो नहीं है कि डेली 3-4-5 घंटे सीए फाउंडेशन को पढ़ रहे हो, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। आपके 12th के एग्जाम भी हैं, 12th के अंदर भी आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें भी आपको सैंपल पेपर करना है या कोर्स खत्म करना है अगर बचा है, या पॉलिशिंग करनी है, रिवीजन करना है, बहुत सारा टाइम उधर देना है, ठीक है ना। तो मैंने एक जेन्युइन टाइम लिया कि अगर बच्चा मिनिमम, और जो आपको देना भी चाहिए क्योंकि आप सीए कर रहे हो, मिनिमम 1 से 2 घंटा या 1 से 1.5 घंटा भी समझ लो, 1.5 आवर डेली, अगर आप 1.5 आवर डेली भी देते हो तो आपके पास कुल मिलाकर मोटा मोटी अभी 51 आवर्स मैंने लेके चले कि आपको अपने सीए फाउंडेशन के लिए 51 आवर्स डिवोट और करने पड़ेंगे टिल 22 अप्रैल। तो आगे की बात पहले तब करूंगा जब आप मुझे पहले ये गारंटी दो और ये थम्स अप भेज के बोलो कि सर ओके वी आर रेडी, कि हम 22 अप्रैल तक, यानी कि ऑलमोस्ट बोर्ड से 7-8 दिन पहले तक, जब तक हम पढ़ सकते हैं सीए फाउंडेशन का, तब हम डेली 1-2 घंटा करके, या अगर आपको लगता है कि मैं शुरू में ज्यादा घंटे देकर 51 घंटे कंप्लीट कर दूंगा, तो फिर मुझे थम्स अप भेजो, तो मैं आपके साथ आगे की प्लानिंग फिर डिस्कस करूं। 51 आवर्स 22 अप्रैल तक, बस देख लो, अपने आप हिसाब लगा लो, डेली 1.5 घंटा करना है, यानी 1.5 आवर करना है डेली, 80-90 मिनट्स ओनली। ठीक है, चलो, तो है ना, रीजनेबल है, रीजनेबल है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोई हाइपोथेटिकल टारगेट दे रखा हो कि बच्चों डेली 10 घंटा सीए फाउंडेशन करना है और डेली 12 घंटे 12th करना है, ऐसा तो नहीं हो भी नहीं सकता। तो इट इज रियलिस्टिक, डेली 1 से 1.5 घंटा 90 मिनट्स का टारगेट रखना है बस, और हमको 51 आवर्स की अब टोटल स्टडी को डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू, मतलब मेरे अपने हिसाब से, थोड़ा सा आप घंटों को आगे पीछे अपने हिसाब से भी कर सकते हो, बट मैंने पूरा प्लान इसी के अकॉर्डिंगली बनाया है। अकाउंट्स को हम देंगे 16 घंटे, लॉ को हम देंगे 12 घंटे, क्यूए को हम देंगे 15 घंटे, इको को हम देंगे 8 घंटे। इको को थोड़ा कम इसलिए दिया, इको का पेपर होता है एमसीक्यू बेस्ड, लेकिन लॉ का पेपर होता है सब्जेक्टिव, और लॉ क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो टाइम ज्यादा लगता है, इको आपने पहले पढ़ रखा है तो टाइम कम लगता है। लेकिन क्यूए और अकाउंट्स, ये तो आपको पता ही है कि कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉप प्रायोरिटी पर हमने शुरू में डिस्कस कर ही लिया। दीज आर लेवल 2 वाले पेपर्स। तो अब हम ईच पेपर का, मैं हर पेपर की प्रॉपर स्ट्रेटेजी कि क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, जो फिलहाल इन दिनों में आपको 51 घंटों में खत्म करना है, वो चारों के बारे में बताऊंगा। तो 1 बाय 1 शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ अकाउंट्स का डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर लेना, जो भी है, बट आपके पास होना चाहिए। 100 नंबर का जो बच्चों हमारा अकाउंट्स का पेपर है, उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनको मैंने 3 गुच्छों में बांट दिया है, 3 ग्रुप्स में लॉट कर दिया है। एक लॉट बना दिया ये बादल का, जिसमें आपका रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, इन्वेंट्रीज का चैप्टर और डेप्रीसिएशन, इन चारों को एक लॉट में डाल दिया। ये चारों लगभग 30 मार्क्स की वेटेज रखते हैं आउट ऑफ 100। ये चारों मिलाकर लगभग 25 to 30 मार्क्स की वेटेज रखते हैं ये चारों।
रेक्टिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, बीआरएस वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेंट्रीज वेरी इंपॉर्टेंट, डेप्रिसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये 4 चैप्टर में से आप समझो 3 क्वेश्चंस तो पक्के ही हैं जो बिना मतलब इंटरनल चॉइस के आ रहे होंगे, और चौथा भी हो सकता है आ जाए लेकिन इंटरनल चॉइस के साथ। तो ये 4 चैप्टर आपकी 30 नंबर की वेटेज रखते हैं। दूसरा लॉट बना लिया मैंने एक अकेला चैप्टर 6 का, क्योंकि चैप्टर 6 के अंदर ही आपके 5 यूनिट्स आ जाते हैं स्पेशल ट्रांजैक्शन वाले। तो चैप्टर 6 के सारे यूनिट्स जो हैं मिलाकर, यानी कि 5 यूनिट्स, वो भी अपने आप में 20 नंबर के आसपास की वेटेज रखते हैं, यानी कि वो एग्जाम में 20 नंबर के आ जाते हैं। और चैप्टर 1 और चैप्टर 7, चैप्टर 1 जो है बिल्कुल स्टार्टिंग का, क्योंकि बहुत इजी है, बहुत थियोरेटिकल है, कुछ है ही नहीं उसमें, तो नाम मात्र के बराबर कुछ चीज है। और चैप्टर 7 यानी कि जो फाइनल अकाउंट्स वाला है, जिसमें आप ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हो, वो वाला, उन दोनों को मैंने क्लब कर दिया, क्योंकि ये दोनों मिलाकर ये भी लगभग 20 नंबर के आसपास की वेटेज रखते हैं। अब देखो, और कुछ नहीं पढ़ना, पार्टनरशिप, एनपीओ, कंपनी अकाउंट्स, ये सब आप क्लास 12th में पढ़ोगे, तो जब आप अपना एग्जाम दे चुकोगे तो ये तीनों चैप्टर्स आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फ्रेश होंगे, और तब उनको वहां पर पढ़ना अपने छुट्टियों वाले टाइम में बड़ा आसान होगा, बड़ी जल्दी हो जाएगा। और देखो मजेदार चीज, इन सबकी वेटेज अगर आप मिला दोगे तो 70 मार्क्स तो यही कवर हो गए। इन चीजों में आपके लगभग 70 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो अगर मैंने बोर्ड से पहले अपने 70 नंबर एग्जाम के पक्के कर लिए, तो बोर्ड्स के बाद की छुट्टियों में रिमेनिंग 30 नंबर का मैं और कर लूंगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन 70 मार्क्स को आपको बिल्कुल पक्का करना है, कुछ भी इसमें छोड़ना नहीं है। अब स्टार क्यों? रिटन प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्योंकि ये पेपर है एप्लीकेशन बेस्ड, तो आप इसमें ऊपर से नहीं देखोगे कि हाँ पेज पलट लिया, चलो ये तो मुझे आता है, पेज पलट लिया, ये तो मुझे आता है, नहीं। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं हर चैप्टर के पीछे, आपको पता ही मटेरियल में है, उन क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन खोलो, मान लो रेक्टिफिकेशन, उसका क्वेश्चन खोला, सॉल्व करा, बाद में चेक करा, बीआरएस क्वेश्चन सॉल्व करा, बाद में चेक करा। हर चैप्टर में यही करना है आपको, हर चैप्टर में। और मैंने हर गुच्छे का एक टेंटेटिव टाइम दे दिया आपको, सो दैट आप टारगेट बेस्ड चलो। ऐसा ना हो पता चला रेक्टिफिकेशन करने बैठे कि सर 2 दिन निकल गए, नहीं, अब आपको जल्दी तो करना ही पड़ेगा। तो अपना क्विकली रिवाइज करके क्विकली रिटन प्रैक्टिस करनी है। ये गुच्छा आपको खत्म करना है 7 घंटे में। दूसरा गुच्छा यानी कि चैप्टर 6 के सारे यूनिट्स मिलाकर आपको खत्म करने हैं 5 घंटे में। और तीसरा और आखिरी सबसे आसान है, सबसे छोटा भी है। चैप्टर 1 तो वैसे ही बहुत छोटा सही है, और 7 भी जिन्हें आता है उनको लगेगा कि बहुत आसान है। ये आपको करना है सिर्फ 4 घंटे में। तो 7 और 5 12 और 6 16, तो हमने 16 घंटे का ही टारगेट रख रखा है। अकाउंट्स में हमारे पास है ही 16 घंटे टोटल, 51 तो टोटल है, उसमें से 16 घंटे हमारे अकाउंट्स के हैं। तो अगर मैं डेली 1-1 घंटा भी पढ़ रहा हूं, मान लो अकाउंट्स पढ़ रहा हूं, या अपने शेड्यूल के हिसाब से एलोकेट कर रहा हूं, ऑल्टरनेट डे पढ़ रहा हूं, तो आपको उसमें ये खत्म करने हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस टाइम खत्म करने हैं। इस टाइम के हिसाब से खत्म करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। ये रीजनेबल टाइम है जिसमें आप कर भी सकते हो। शुरू का आधा 1 घंटा फटाफट रिवीजन में लगेगा, और अगला टाइम आपका प्रैक्टिस में लगेगा। तो अब ये अप्रोच हमको रखनी है अकाउंट्स के पेपर में। 70 नंबर हमारे पक्के हो गए एग्जाम से पहले ही, और बाकी 30 नंबर हम एग्जाम के बाद वैसे ही कर लेंगे, क्योंकि वो 12th वाला है पूरा सेम। तो 100 नंबर इस प्रकार से अप्रोच करेंगे। चलो, तो अकाउंट्स के लिए थम्स अप भेजो कि अकाउंट्स की कहानी क्लियर हो गई कि 70 मार्क्स कैसे करेंगे हम। ओके, ठीक है ना। हाँ, यस सर, ओके ओके ओके, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। तो बहुत ही सोच समझ के पूरा मतलब एनालिसिस करके प्रॉपरली मैंने चैप्टर्स के लॉट्स बनाए हैं, ताकि जब आप पढ़ोगे भी ना इसी लॉट में, तो आपको पता भी कम चलेगा और आपके नंबर्स भी ज्यादा कवर होते चले जाएंगे। तो आपके 70 नंबर देखो यहां पे फिनिश हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी अकाउंट्स की 16 घंटे की कहानी। तो टोटल 51 में से अकाउंट 16 घंटे खत्म हो गया। अब आते हैं अगले पेपर पे। अगला पेपर है लॉ, जो हमें पढ़ना है इस दौरान, जिसकी वेटेज है बोर्ड्स में मतलब एग्जाम में 60 नंबर की। लॉ के अंदर वैसे तो आपके टोटल 5 एक्ट्स हैं, ठीक है ना, 5 एक्ट्स हैं, लेकिन हमें अभी की तैयारी में
यानी कि जो हमारे अभी के घंटे हैं बोर्ड्स एग्जाम से पहले वाले, उसमें सिर्फ हमें पहले 3 ही एक्ट्स पढ़ने हैं। यानी कि पहले 3 कौन से हुए? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और तीसरा आपका पार्टनरशिप वाला। चौथा तो वैसे ही बहुत छोटा सा है, एलएलपी नाम मात्र को, और पांचवा भी बहुत छोटा सा है, तो उसको हम एग्जाम के बाद कर लेंगे, उनकी वेटेज भी लिमिटेड ही है। अब ये देखो कि पहले 3 एक्ट्स जो हैं, मजेदार बात ये कि ये तीनों ही मिलाकर ऑलमोस्ट 45 मार्क्स के कवर हो जाएंगे। तो 60 में से 45 नंबर तो यही 3 के हो गए, है ना। तो बस मेरा टारगेट भी मुझे पता चल गया कि मुझे ये 3 करने हैं। अब पहला कॉन्ट्रैक्ट जो एक्ट है वो ऑब्वियसली बड़ा है, पहली बार लॉ पढ़ते हैं, उसी के अंदर सबसे ज्यादा पेचीदगी होती है, तो उसको मैंने दिए हैं 5 घंटे। सेल्स ऑफ गुड एक्ट थोड़ा उससे छोटा है, तो उसको मैंने दिए हैं 4 घंटे। और पार्टनरशिप एक्ट तो सबसे ही छोटा है, उसमें तो चैप्टर भी 3 है, और पहला चैप्टर तो आपके वैसे भी 12th क्लास की पार्टनरशिप से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, तो उसको मैंने दिए हैं 3 घंटे। तो हमारे पास लॉ के लिए जो 12 घंटे थे टोटल, वो कंप्लीट हो गए, क्योंकि हम अपने घंटे के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो 12 घंटे के लॉ को हम इस हिसाब से डिवाइड करके खत्म करेंगे। अच्छा, अब लॉ में, क्योंकि लॉ का पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, लिखना पड़ेगा। लिखने के लिए पहले तो आपको याद होना भी जरूरी है, और क्योंकि आधा पेपर था लेवल 2 का, याद है ना शुरू की स्टार्टिंग की डिस्कशन, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड, यानी कि सोचना पड़ेगा। तो सोचोगे कब? जब समझोगे। तो लॉ खाली रट के भी काम नहीं चलेगा, यानी कि 2-3 रीडिंग से काम नहीं चलेगा, आपको रीडिंग पे रीडिंग लेनी पड़ेगी, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, आपकी एप्लीकेशन लगाने की पावर डेवलप हो, कि अच्छा ये है असली कानून, इस पॉइंट में ये कहना चाह रहा है। तो आपको इसीलिए क्या लिखा है मैंने यहां पे, सिर्फ क्या करना है, आपके पास जो नोट्स हों, और अंकुर सर के तो नोट्स आपके पास हैं ही, और उसमें जो सब कुछ बातें अंकुर सर ने आपको लिखवा रखी हैं, बता रखी हैं, सिर्फ उनकी रीडिंग्स लेनी है। रीडिंग का मतलब है, आपको पता है आज 1 घंटा मुझे सपोज लॉ पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल फ्री कंसेंट पढ़ रहे हो, तो पढ़ते रहो, रीड करते रहो, छोटे बच्चे बन जाओ उस समय, उंगली रख रख के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीडिंग करनी है, आपको रीड करना है, पढ़ना है। धीरे धीरे आपको 5-7 रीडिंग के बाद माइंड में रिटेन होना शुरू हो जाएगा। 15वीं 20वीं रीडिंग तक पहुंचोगे तो अपने आप अंडरस्टैंडिंग तो बहुत जबरदस्त हो जाएगी। तो मैंने इसलिए आपकी इसमें 25 रीडिंग्स दे रखी हैं कि आपको कम से कम करनी है 25 रीडिंग। 25 रीडिंग का मतलब है ओनली रीड करना है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है एज सच, लिखने का काम करेंगे छुट्टियों में, अभी आपको सिर्फ रीड करना है। रीड करा लॉ में, रीड करा, चलो आज की रीडिंग कंप्लीट हो गई, इस तरह से। तो दिस इज बेसिकली 3 एक्ट्स करने हैं जो आपकी 45 नंबर की वेटेज रखते हैं, और आपके 45 नंबर्स जो हैं वो पक्के हो जाएंगे। चलो, तो लॉ के लिए भेजो थम्स अप। और लॉ की आपको ज्यादा जानकारी तो अंकुर सर खुद भी देंगे, तो इसके बारे में तो आप और डिटेल जानकारी अंकुर सर के साथ भी डिस्कस करके ले सकते हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से आपको फिलहाल सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन बता दिया। ओके, ठीक है, ओके। तो 51 घंटे हैं हमारे पास रियलिस्टिक, जिसमें से 16 घंटे हमने कर लिए अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से, इंपॉर्टेंट चैप्टर 70 नंबर कवरेज। उसके बाद 12 घंटे हमने कर लिए लॉ, जिसमें हमने 3 एक्ट कवर कर लिए, 45 मार्क्स की प्रॉपर कवरेज। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेपर पर, बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है। नेक्स्ट पेपर जो है वो है हमारा QA, जो एग्जाम में रखता है वेटेज 100 मार्क्स की, है ना। और क्योंकि ये पूरा पेपर लेवल 2 में था, तो इसीलिए इसको हमें अभी पढ़ना पड़ेगा, इसको हम बाद के लिए नहीं छोड़ सकते। तो QA के अंदर कौन से चैप्टर करने, बड़ा अच्छा एनालिसिस निकाल के लाया हूं आपके लिए मैं, जो आपके लगभग काफी नंबर पक्के कर देगा। देखो आपकी बुक में जो चैप्टर 1 से लेके 4 तक है, ये सबसे आसान चैप्टर होते हैं, छोटे से, रेशो, प्रपोर्शन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये वाले, मतलब जिसमें मैथ्स का बच्चा हो चाहे नॉन मैथ्स का बच्चा हो, कोई लेना देना ही नहीं है। इसमें 9th 10th वाली थोड़ी थोड़ी सी मैथ्स है, और बड़े आसान से फॉर्मूले हैं। तो अगर आपने वो पहले 4 चैप्टर भी पक्के कर लिए ना, तो आप ये मानो आपका 20 नंबर पक्का हो गया, 20 नंबर दो उन्हीं शुरू के 4 चैप्टरों में है। तो फटाफट मैंने एक लॉट बना दिया शुरू के 4 चैप्टरों का, 20 नंबर वो अलग।
उसके बाद दूसरा लॉट है पूरा का पूरा जो आपका लॉजिकल रीजनिंग का लॉट है, यानी कि चैप्टर 9 से लेके चैप्टर 13, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग जो है वही सबसे आसान पोर्शन है पूरे क्यूए में। अगर मैं मैथ्स, स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग में देखूं तो लॉजिकल रीजनिंग जो है वो सबसे आसान होता है, 20 नंबर वाला। तो उसके पांचों चैप्टर बड़े छोटे छोटे से हैं और वो अपने आप में कंप्लीट 20 नंबर की वेटेज रखते हैं। तो आप वो अभी वाले टाइम में उसको आराम से खत्म कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। वो तो बिना मैथ्स का बच्चा हो, नॉन मैथ्स, मैथ्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, इजीली आप इसको खत्म कर सकते हो। फिर मैं चला गया स्टैट्स के लॉट में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। स्टैट्स के लिए चैप्टर नंबर 14 और 15 और 18 और 19, यानी कि मैंने स्टैटिस्टिक्स के 4 चैप्टर्स लिए हैं। इनका लॉट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लगभग लगभग आपके 30 मार्क्स की कवरेज रखते हैं। और ये जो मैं सारी आपको वेटेज बता रहा हूं, ये सब इंस्टीट्यूट के ही ऑफिशियल वेबसाइट से देखकर बता रहा हूं, यानी कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत परिवर्तन हो जाएगा, ये आईसीआई ने ही दे रखे हैं। तो देखो 3 लॉट्स बन गए अपने क्यूए के लिए, और क्यूए सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय, लेवल 2 का पेपर आने वाला है। तो क्यूए के लिए सबसे पहले हमने क्या कर लिया, 3 लॉट्स बना लिए। मैथ्स के शुरू के 4 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल रीजनिंग पूरा क्योंकि वो अपने आप में पूरा आसान है, और स्टैट्स के 4 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो आपकी कितनी कवरेज हो गई, 20 नंबर ये, 20 नंबर ये, 30 नंबर ये, यानी कि वही जितना अकाउंट्स में था 70 मार्क्स की कवरेज हमारी अभी हो जाएगी। और मैंने लॉट वाइज आवर्स भी लिख दिए। पहले लॉट में आप 4 घंटे में कर सकते हो क्योंकि छोटा है। चैप्टर 1 से 4 जिन्होंने थोड़ा भी पढ़ रखा होगा वो खुद ही देखेंगे कि बड़ा आसान है, रेशियो, प्रपोर्शन, ये सब आधे पौने घंटे में आप फॉर्मूले लर्न कर सकते हो। और उसके बाद बचे हुए 3 घंटे में आराम से क्वेश्चन करोगे तो जल्दी जल्दी छोटे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू आप कर सकते हो, इंपॉर्टेंट वाले, और आपका इजीली ये 4 चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। देन अगला लॉट है लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर्स को एक ही फ्लो में खत्म करना, क्योंकि उसमें ना कोई ज्यादा फॉर्मूले हैं, ना कोई स्टैटिस्टिक्स वाली थ्योरी है, सिंपल लॉजिक लगाना है, छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, हर चैप्टर की अपनी एक ट्रिक है। तो ये 20 नंबर आपके 5 घंटे के, यानी दूसरा लॉट। और स्टैटिस्टिक्स के 4 चैप्टर ये थोड़ा सा बड़े हैं, लेकिन वेटेज भी देख लो 30 नंबर की रखते हैं। जिन्हें डर लगता है मैथ्स में, जिनके पास 12th में मैथ्स नहीं थी, उनके लिए 4 चैप्टर बस रामबाण दवा है। ये अपने आप में आपकी 30 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, यानी मतलब जिसको अगर पास भी होना हो मान लो, तो वो 70 नंबर अगर यही पक्के कर ले तो 40 तो ले ही आएगा। यानी इसमें आप पास तो वैसे भी हो सकते हो अगर आप खाली इतना भी ढंग से कर लो। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है 6 और 5 11 और 4 15, तो 15 घंटे जो हमें क्यूए में देने हैं टोटल में से, वो 15 घंटे का डिवीजन मैंने वही 3 लॉट्स बना के कर दिया विद इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर एंड वेटेज। अच्छा, अब ये 70 नंबर की पढ़ाई होगी कैसे क्यूए के अंदर? ध्यान रखना क्यूए में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, फॉर्मूले। मैथ्स और स्टैट्स में फॉर्मूले, लॉजिकल रीजनिंग में फॉर्मूले नहीं है लेकिन ट्रिक्स, कई बार ट्रिक्स होती है ना छोटी छोटी। अच्छा इसमें ऐसे करते हैं, ब्लड रिलेशन वाला है तो उसमें सर ने ये ट्रिक सिखाई थी, अच्छा आदमी औरत ये वो, तो ट्रिक्स। तो आप अपने जब भी पढ़ाई करो थोड़े से फॉर्मूले लिखने की हैबिट डाल दो अभी, बस फॉर्मूले लिखते लिखते पढ़ाई करते रहोगे, माइंड में मत छोड़ना कि ये तो ये चलो याद है या ये मैं देख लूंगा रजिस्टर में वहां लिखा है, वो बुक में वहां मार के, नहीं, हर जगह हर फॉर्मूला एक ही जगह कंपाइल होना चाहिए, सो दैट जब भी रिवाइज करना होगा तो आपको बाद में फायदा रहेगा। जब आप बोर्ड्स के बाद तैयारी करोगे रिवीजन की, तब आप फटाफट से सारे फॉर्मूलों को कंपाइल देख पाओगे जो आपने खुद लिखे हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा तो मटेरियल के क्वेश्चंस आपको पता ही है, वो करने हैं सॉल्व। तो आपकी एप्लीकेशन बेस्ड जो पेपर है उसकी तैयारी होगी लिख लिख के, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और फॉर्मूले को याद रखना है, तो इसीलिए फॉर्मूले अपनी लैंग्वेज में लिखने की आदत डालना। लेकिन लॉट वाइज ये 3 लॉट्स अगर आप कर लेते हो तो आप ये समझो कि आपके 70 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलो, तो ये हो गया आपका क्यूए। तो क्यूए का थम्स अप भेजो। और ये ऐसे चैप्टर हैं जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे के लिए भी बड़े सिंपल और बड़े आसान है, इसमें कोई डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन नहीं है। तो ये आपके 70 मार्क्स की वेटेज रखता है। हाँ, और इसमें कैलकुलेटर भी अलाउड है, एक बच्चे ने पूछा, बिल्कुल, तो कैलकुलेटर भी अलाउड है, वो तो हर पेपर में अलाउड है इनफैक्ट।
तो आपको तो इसमें बस एक नंबर का एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा अपना स्पीड का ध्यान रखना है, वो तो प्रैक्टिस से आ ही जाएगा, और फॉर्मूले याद करके चलने हैं। तो इतने चैप्टर्स भी अभी आप कर लोगे तो आपके 70 नंबर पक्के। अच्छा, ये भी हो गया, वो भी हो गया, ये भी हो गया, लास्ट बच गया हमारा इकोनॉमिक्स, है ना। तो इकोनॉमिक्स जो है वो आता है हमारा 60 मार्क्स का। जो इकोनॉमिक्स है वो कितने मार्क्स का है टोटल? 60 मार्क्स का, जिसमें वैसे तो है 5 चैप्टर, लेकिन अभी के लिए क्योंकि पूरा इकोनॉमिक्स जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड तो है नहीं, आधा ही लेवल 2 है और आधा लेवल 1 है, मतलब आधा आसान है, आधा थोड़ा सा दिमाग वाला है। तो अब इकोनॉमिक्स में जो दिमाग वाला पोर्शन है, यानी कि जहां आपको एप्लीकेशन लगानी है, वो चैप्टर्स मेनली तो है चैप्टर 3 और 4, ये दोनों एप्लीकेशन बेस्ड है, लेकिन 2 भी थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है। तो अभी हमें सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने हैं, 2, 3 और 4, बस 5 छोड़ देंगे लास्ट के लिए, 1 छोड़ देंगे लास्ट के लिए, क्योंकि 1 और 5 जो हैं वो कौन से चैप्टर्स हैं? लेवल 1 वाले, तो उनको हम बाद में पढ़ेंगे और छोटे चैप्टर्स हैं। मजेदार बात, लगभग ये 3 चैप्टर ही मिलाकर आपके 40 मार्क्स की कवरेज कर देते हैं। चैप्टर 2 यानी वो जिसमें सारी डिमांड कंज्यूमर वाली बातें हैं, चैप्टर 3 जिसमें सारा प्रोडक्शन और कॉस्ट वाली बातें हैं, चैप्टर 4 मार्केट वाली बातें। तो इन 3 चैप्टर के अंदर ही आपके लगभग 40 नंबर पक्के हो गए। और चैप्टर्स का डिवीजन कैसे रखना है ताकि आप प्रॉपर टाइम दे पाओ? चैप्टर 2 थोड़ा सा इजी है तो उसको मैंने 2 घंटे दिए हैं, और 3 और 4 को मैंने 3-3 घंटे दिए। टोटल हमारे पास इकोनॉमिक्स के 8 ही घंटे थे, तो इस तरह से हम अपने इकोनॉमिक्स के 8 घंटे को डिवाइड कर सकते हैं। अब इकोनॉमिक्स में आपको ना इसमें एग्जाम में डायग्राम बनाना, ना आंसर लिखने, तो करना क्या है? सिर्फ इकोनॉमिक्स में आपको सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, वो भी 1 मार्कर एमसीक्यू बेस्ड। हाँ, नोट्स जो मैंने आपको सारे दे रखे हैं, जो मटेरियल के अंदर बातें, उसको सिर्फ आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको सिर्फ करना क्या है? जो नोट्स हैं उनकी रीडिंग लेनी है, उसको अच्छे से थॉरोली पढ़ना है, सारा 11th की तरह ही ऑलमोस्ट, लेकिन अच्छे से पढ़ोगे तो आपको डेवलप हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग। और बस आपके पास क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन आपको पता ही कितने छोटे छोटे होते हैं एमसीक्यू, अगर आप एक चैप्टर में 1 घंटे में भी खाली क्वेश्चन करोगे तो आराम से हो जाता है। तो यहां तो आपके पास हर चैप्टर में लगभग 2-3 घंटे आपको दे रखे हैं। तो एग्जाम तक बस आपको इकोनॉमिक्स में क्या करना है? ओनली 3 चैप्टर है बस। तो 40 नंबर इको के ये फिनिश। तो अब बताओ, ये है इको का, तो इको के लिए भेजो थम्स अप। तो देखो, सारे मैंने पूरे 51 आवर्स का ब्रेकअप कर दिया। अभी शुरू से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपकी स्ट्रेटेजी माइंड में क्लियर रहे। हाँ, अभी आता हूं डाउट्स जिनको है, भावना भी बताता हूं। तो देखो, बेसिकली हमको क्या करना है? अभी प्लानिंग करनी है सिर्फ कब तक की? एग्जाम होने तक की, है ना। एग्जाम जब हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद हम दोबारा से प्लान करेंगे कि अब तो हमारे एग्जाम खत्म हो गया, पूरा दिन है, अब हम कैसे करें। क्योंकि उस टाइम पर हमें क्या करना पड़ेगा? उस टाइम पर अभी करी हुई बातों को भी रिवाइज करना है, कंपाइल करना है, और जो हमने बाद के लिए चीजें छोड़ रखी थी, याद है ना, हमने चीजें छोड़ रखी थी, 2 चीजें तो हमने काट दी थी, बीसीके और बीसीआर, उन्हें भी वहां पर निपटाना पड़ेगा। तो उसकी प्लानिंग करेंगे हम बाद में, अभी से करेंगे तो फायदा नहीं। तो अभी हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर है। अब हमको क्या करना है? हमें फोकस रखना है अभी फिलहाल 4 बातों पर, अकाउंट्स, लॉ, क्यूए और इको। बस ये सोचो, 4 सब्जेक्ट्स के फोकस पर हमें ध्यान रखना है कि भाई मुझे 51 घंटे के आसपास तो देने ही पड़ेंगे बोर्ड शुरू होने से पहले। बिल्कुल रियलिस्टिक टारगेट है, जिसमें हर सब्जेक्ट का मेरा आवर्स डिवाइड है। थोड़ा सा 1-2 घंटे आप अपने हिसाब से आगे पीछे इसमें मॉड्यूलेट कर सकते हो। और हर सब्जेक्ट के अंदर मैं पढ़ूंगा क्या, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वो आपको पता है विद वेटेज। तो ये वेटेज जब आपके सामने रहेगी तो आपका मोटिवेशन बना रहेगा पढ़ने का। जैसे आप चैप्टर 6 पढ़ रहे हो, आपको पता है यार मैंने 5 अगर यूनिट इसके कंप्लीट कर लिए तो 20 नंबर तो मेरे यहीं पक्के, एक मोटिवेशन रहेगी। आपको पता है मैंने 2 चैप्टर कर लिए, 20 नंबर मेरे ये पक्के। तो आपको अब सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर पता है, उनकी वेटेज पता है, और वो कितने घंटे में होने चाहिए, टारगेट वो पता है। तो ये हमारा अकाउंट्स का हो गया। इसी तरह हमारा लॉ का प्लान हो गया 12 घंटे का। इसी तरह हमारा क्यूए का, जो काफी बच्चों के लिए
मतलब इंपॉर्टेंट भी है, कई बच्चे परेशान होते हैं, उनको भी पता चल गया कि यार 70 नंबर हम ये कंप्लीट कर सकते हैं अभी, इसमें कोई मैथ्स की भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, 12th में हो ना हो, कोई इसमें प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, परम्यूटेशन नहीं है, तो ये आपका प्लान क्लियर हो गया। और इकोनॉमिक्स, उसमें भी आपके देखो 40 मार्क्स कवर हो गए विद 8 आवर्स स्टडी। तो ये है पूरा प्लान चारों सब्जेक्ट का, विद आवर्स, विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो करने हैं, और विद टारगेट बेस्ड स्टडी। ऐसा नहीं है कि चैप्टर में ज्यादा टाइम लग गया, आपको पता है कितनी देर में, कितने घंटे में मुझे खत्म करना है, और हर सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना है वो भी मैंने डिस्कस कर लिया साथ ही साथ, कहां रीडिंग करनी है, कहां फॉर्मूले लिख के करने, कहां क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस चाहिए, कहां खाली सिर्फ पढ़ के काम हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटेजी तक अभी हम फॉलो कर सकते हैं बोर्ड्स एग्जाम तक, ठीक है ना। तो अब मुझे एक बार फाइनल वाला ऑल क्लियर भेज दो, सो दैट कि इस पोर्शन को मैं रेस्ट कर दूं कि भाई ये डिस्कशन जो था स्ट्रेटेजी वाला पूरा, ये हमारा अच्छे से हो गया।